पहली मांग ये करें ओबीसी के लोग कि हमें पता तो चले कि इस देश में जब आधी आबादी हमारी 1931 में थी तो 2022 में कितनी है, कहाँ कहाँ कितने लोग हैं, शिक्षा में ओबीसी कितना है, रोजगार में कितना है, वकील कितने, जज कितने, प्रोफेसर कितने, डॉक्टर कितने, इंजीनियर कितने, ज़मीन कितना उनके पास, बिजनेस व्यापार में कितने, वो ठेकेदारी में कितने, देश चलाने में कितने। ओबीसी को केवल ये बात सोचनी होगी, पाखंड उनमें नहीं था, वो प्रकृति पूजक जातियाँ थी, खेती किसानी करती थी और हाथ से श्रम करती थी, उनमें पाखंड और धर्म को जोड़ा गया क्योंकि उनका धर्म लोक धर्म था। पाखंड में उनको फंसा लिया गया, कांवड़ की तरह दुर्गा पूजा, फिर शिव चर्चा, फिर ये चर्चा वो चर्चा, और शिक्षा, रोजगार, डॉक्टर, इंजीनियर वहाँ से धीरे धीरे कम होते चले गए। मंडल कमीशन की 40 में से केवल 2 अनुशंसाएं लागू हैं, देश चलाने में कहीं नहीं है। इसलिए ओबीसी से केवल मेरा आग्रह ये है, पाखंड अंधविश्वास छोड़ करके लोक धर्म की ओर लौट करके अपने हक के लिए एकजुट हो जाओ। इस देश में आधी आबादी अगर आपकी है तो इस देश के हर जगह पर आधे ओबीसी होने चाहिए और उस ओबीसी में सारे ओबीसी होने चाहिए, केवल कुछ ताकतवर जातियां नहीं, केवल अहिर, कुर्मी, कोयरी या ऊपर की जातियां नहीं। एक कुम्हार, एक निषाद, एक मल्लाह, एक जो सबसे कम संख्या है आपसे नीचे पड़ा उसको ऊपर रखिए, वो 2 कदम पीछे आइए, एक बड़ी एका बनेगी। और जब ओबीसी की एक एका बनेगी तो वो एससी के साथ एकजुटता बनाएगी कि जैसे हमारा शोषण वैसे तुम्हारा शोषण। तो पुरानी चीज़ों को भूल करके एक नए रूप में सब एकजुट हो जाएंगे। मुझे लगता है ये इसी में देश का भी भला है, इसी में मनुष्यता का भला है, सबको बराबर का हक मिले, सब कोई हक किसी का छीने ना, कोई मारे ना। यही तो सामाजिक न्याय है, यही इस राष्ट्र के बनने की संकल्पना थी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ लक्ष्मण यादव हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। बहुत शुक्रिया सर जी। लक्ष्मण जी, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं पे लगातार बवाल हो गया। बवाल इतना हुआ कि एफआईआर तक होने लग गई, तमाम लोगों की अरेस्टिंग भी दिखाई गई, लेकिन किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। बाबा साहब ने पहले जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी वह थी। आपको लगता है कि बौद्ध में होना ज़रूरी है? जरूरी तो देखिए वैचारिक संघर्ष है। अगर बुद्ध एक विचार का नाम है मेरे लिए, और जो रास्ता जिस ट्रैक पर बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया, उन्होंने संघम शरणम गच्छामि नहीं कहा, कभी इस पे विचार करिएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने बौद्ध धर्म की तमाम कमियों को रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि इसको ठीक करना है। मैं उन सारी आलोचनाओं के साथ बुद्धिज़्म को एक विचार के रूप में इस देश के लिए बहुत ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि बुद्ध एक तर्क और विवेक, वैज्ञानिकता, प्रज्ञाशील, करुणा, सम्यक बोध, सम्यक दृष्टि, वो एक इतना वैज्ञानिक दर्शन है। उस दर्शन पे तो सबको चलना चाहिए और सब चलेंगे इसमें। मुझे लगता है कि इस समय जो हिंदुत्व का एक दार्शनिक चुनौती आपके सामने है कि सब हिंदू हैं और हिंदू बना करके उनमें कैसे शोषण जारी रहे, वो उसी हिंदू परंपरा के अनुसार चल रहा है। बुद्धिज़्म एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि जिसके जरिए वो कहता है कि हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, और तर्क, विवेक, करुणा, शांति, सत्य, अहिंसा, तो उस पर तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा दर्शन है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना था कि बुद्ध में भारत हो, तो क्या लगता है कि उनका सपना सही था? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे बर्बाद भारत हो गया, कहाँ बुद्ध में भारत होगा। इस समय इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के घरों में दंगाई बच्चे पैदा कर दिए गए हैं। ये जाकर जितने दंगे कर रहे हैं उनमें देखिए हमारे घर के बच्चों को बरगलाया जा चुका है। हम माने ना माने, बाबा साहब तो बहुत क्रांति की बात करते थे। आज तो पूरे देश में आपकी कहीं सरकारी नहीं है, कहीं राजनीति में आप नहीं है, विश्वविद्यालय में जहां हम लोग हैं वहां नहीं है जितना होना चाहिए। थोड़े से लोग हैं वो उनमें जो रीढ़ वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, वो देश भर में हैं। हर संस्थान में बाबा साहब के वैचारिक और संघर्ष के वारिस हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, नहीं तो ये देश तो बर्बाद हो चुका होता है। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे हमले हो रहे हैं कि जो हक मिला था वो बचा लीजिए, यही बड़ी बात है। जैसे भारत का संविधान आपको मिला था, उसमें आरक्षण आपको मिला था, उसमें सबको सब बराबरी का हक और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली थी, वो सब तो बर्बाद हो गई। कौन सा चुनाव इस देश में ऐसा हो रहा है जिसको आप कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? कौन सी जगह पर आपके लोग जितने होने चाहिए उतनी तादाद में हैं? जब वो नहीं है तो जो मिला था वही छीन गया। कहाँ बौद्ध में जो छीन गया है वो वापस कैसे आएगा? क्या जाति तोड़ो लगातार आंदोलन चल रहा है, तो किस तरीके से वापस आएगा वो बताएं। देखिए कोई एक रास्ता इसका नहीं होता। कुछ लोग बुद्धिज़्म के जरिए जो दबाव डाल रहे हैं उससे दबाव बनेगा। कुछ लोग संस्थाओं में रह करके संघर्ष कर रहे हैं कि रोस्टर ठीक होना चाहिए, एनएफएस नहीं होना चाहिए, लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जुडिशरी के जरिए इस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। ये सारे लोग मिल करके ही सबको बचा पाएंगे। कोई एक व्यक्ति, एक रास्ता, एक
एक संगठन नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हमला चौतरफा हो रहा है। बाम सेफ एक बना था, कड़वी बात बोलूं, जी बिल्कुल बोलिए। उनका आरएसएस आज तक 95-100 साल होने वाला एक है। यहाँ बाम सेफ वालों को बताना पड़ता है ओरिजिनल वाले बाम सेफ हम हैं। आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो एक है, आरएसएस भी एक है, उसकी संस्था भी एक है, उसकी पार्टी भी एक है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर। तो क्या कारण है कि आज तक ये वन नहीं हो पा रहे, जबकि 85% का आंकड़ा लोग दिखाते हैं। बहुजन समाज के लोग छाती ठोक कर बोलते हैं कि हम 85% है देश के अंदर, उसके बावजूद भी सत्ता में क्यों नहीं है, सत्ता से बाहर क्यों है, किस तरीके से सत्ता में आ पाएंगे, किस तरीके से मजबूत हो पाए जाएंगे और कब तक पिटते रहेंगे, ये भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि 85% कभी एक थे ही नहीं जी। इस देश में, बंटे हुए थे, और बाकी जो लोग सत्ता में बैठे थे उन्होंने उस बंटवारे को और बढ़ा करके एक दूसरे से लड़वाया। जी। आप गाँव में चलिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा कि ओबीसी में भी सब एक नहीं है, जी। दलितों में भी सब एक नहीं है। एक कहता है कि मैं उससे ऊपर हूँ, एक कहता है उससे नीचे हूँ। जब हम कहते हैं 85% या मान्यवर कांशीराम कहते थे 85%, या हम लोग कहते हैं बहुजन, तो हम एक ऐसे सपने को साकार होता हुआ देखना चाहते हैं जिससे सबका भला हो जाएगा। तो वो एक विचार है, वो ख्वाब है बहुजन, ज़मीन पर नहीं है। हमें उसे बनाना है। हमें लोगों को समझाना है कि ओबीसी का शोषण भी कैसे जाति के नाम पर हो रहा है, दलित का शोषण भी कैसे नाम पर हो रहा है, और आदिवासी को भी आदिवासी पहचान से हाशिए पर ढकेला जाए। तीनों को मिला करके एक बनाना हमारी कोशिश है। अब दूसरी बात, संगठन क्यों टूट रहे हैं? भाई, सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। कभी इनको लीडरशिप मिले नहीं, कभी इनको हकूक मिला नहीं, तो जो जहां आगे आता है वो कहता है कि एक संगठन बनेगा, उसका अध्यक्ष मैं होऊंगा, और अगर तुम्हारे संगठन से मेरा संगठन जुड़ेगा तो मैं ही अध्यक्ष रहूंगा। उनको आप एक कैसे, मेरा एक करने में कोई, मैं इस समय इस देश की जरूरत ये नहीं है कि सारे लोग एक हो जाए, नहीं होंगे, वो रोज लड़ाई होगी। इसी अम्बेडकर भवन में कम से कम 5-10 मीटिंग तो मैं अटेंड कर चुका हूँ, जिसमें कई दर्जनों संगठनों को बुलाकर कहा गया कि हम लोग को एक होना है, एक लड़ाई लड़नी है। कहाँ हुए? अगर अच्छा लक्ष्मण जी, आप एक ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है। ओबीसी समाज इस देश के अंदर हुक्मरान बन सकता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। किस तरीके से और क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि यूनिटी आ जाए लोगों में, ताकि जो बार बार पिटते हैं, ना तो घोड़ी पे बैठने दिया जाता है, उनको तमाम तरीके से प्रोटोगंडाओं के तहत बांटा जाता है। तो ओबीसी समाज के लिए खास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी समाज के लिए मेरा केवल एक पैगाम है कि आज इस देश में जाति जनगणना नहीं हो रही है, और आज इस देश में एक बार ओबीसी के आंकड़े आ जाएं। ओबीसी के लोग पहली मांग ये करें, पहली मांग ये करें ओबीसी के लोग कि हमें पता तो चले कि इस देश में जब आधी आबादी हमारी 1931 में थी तो 2022 में कितनी है, कहाँ कहाँ कितने लोग हैं, शिक्षा में ओबीसी कितना है, रोजगार में कितना है, वकील कितने, जज कितने, प्रोफेसर कितने, डॉक्टर कितने, इंजीनियर कितने, ज़मीन कितना उनके पास, बिजनेस व्यापार में कितने, ठेकेदारी में कितने, देश चलाने में कितने। ओबीसी को केवल ये बात सोचनी होगी। और फिर तब ओबीसी में दूसरी बात कहूँगा, अगर तुम नहीं हो जितने तुम्हें होना चाहिए तो क्यों नहीं हो? क्या जाति के नाम पर तुम्हें भेदभाव किया गया कि नहीं? और अगर जाति के नाम पर भेदभाव किया गया है तो जागो, जाति छोड़ करके जमात में आप तब्दील हो, वर्ग बनो। ओबीसी तो अपने आप में भी एक वर्ग है। किसान कामगार जातियाँ हैं, पाखंड उनमें नहीं था, वो प्रकृति पूजक जातियाँ थी, खेती किसानी करती थी और हाथ से श्रम करती थी। उनमें पाखंड और धर्म को जोड़ा गया, क्योंकि उनका धर्म लोक धर्म था। पाखंड में उनको फंसा लिया गया, कांवड़ की तरह दुर्गा पूजा, फिर शिव चर्चा, फिर ये चर्चा वो चर्चा, और शिक्षा, रोजगार, डॉक्टर, इंजीनियर वहाँ से धीरे धीरे कम होते चले गए। मंडल कमीशन की 40 में से केवल 2 अनुशंसाएं लागू हैं, देश चलाने में कहीं नहीं है। इसलिए ओबीसी से केवल मेरा आग्रह ये है, पाखंड अंधविश्वास छोड़ करके लोक धर्म की ओर लौट करके अपने हक के लिए एकजुट हो जाओ। इस देश में आधी आबादी अगर आपकी है तो इस देश के हर जगह पर आधे ओबीसी होने चाहिए, और उस ओबीसी में सारे ओबीसी होने चाहिए, केवल कुछ ताकतवर जातियां नहीं, केवल अहिर, कुर्मी, कोयरी या ऊपर की जातियां नहीं। एक कुम्हार, एक निषाद, एक मल्लाह, एक जो सबसे कम संख्या है आपसे नीचे पड़ा उसको ऊपर रखिए, वो 2 कदम पीछे आइए, एक बड़ी एका बनेगी। और जब ओबीसी की एक एका बनेगी तो वो एससी के साथ एकजुटता बनाएगी कि जैसे हमारा शोषण वैसे तुम्हारा शोषण। तो पुरानी चीज़ों को भूल करके एक नए रूप में सब एकजुट हो जाएंगे। मुझे लगता है ये इसी में देश का भी भला है, इसी में मनुष्यता का भला है, सबको बराबर का हक मिले, सब कोई हक किसी का छीने ना, कोई मारे ना। यही तो सामाजिक न्याय है, यही इस राष्ट्र के बनने की संकल्पना थी। तो यही रास्ता है, बिना इस रास्ते के कोई नहीं होने वाला। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।